उत्तराखंड जिस राज्य से आप आते हैं, वहाँ पैदा हुए, आपकी परवरिश हुई, ऐसा क्यों हो रहा है कि सांप्रदायिकता का पूरा एक एपिसेंटर, एक हेडक्वार्टर बन गया है उत्तराखंड? तो मान लेते हैं कि कल को अगर ये ले आए बिल, जी, भाजपा ले आए, तो 2 ही पार्लियामेंट के सेशन बचे हैं, बहुत ज़्यादा तो वक्त भी ज़ाया करने के लिए नहीं है अगले चुनाव से पहले। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए ये लाएंगे नहीं लाएंगे। इन्होंने जो मकसद था वो मकसद था कि एक डिबेट प्रारंभ कर दो ताकि महंगाई से ध्यान हटे। आज महंगाई कहाँ पर है? अब 2024 के बिल्कुल शुरुआत में, नए साल की शुरुआत होगी कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा। ऐसे में आपके पास मिला जुला के, मैं कहूँगी जुलाई का महीना चल रहा है, 5 महीने बाकी हैं। क्या करेगी कांग्रेस पार्टी 5 महीने में? आपकी रणनीति क्या है? विपक्ष को साथ कैसे लेकर आएंगे? इधर आप बनाते हैं बिहार में सरकार तो उधर महाराष्ट्र में गिरा दी जाती है, आप दूसरी तरफ बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट में गिरा दी जाती है। कर्नाटका में देखिए क्या हाल हुआ है। वो अलग बात है कि बाद में आप इलेक्शन जीत गए। यदि इनको राम जी में इतना भरोसा होता या इनको यूसीसी के बॉम्ब में इतना भरोसा होता तो महाराष्ट्र में ऐसा पाप क्यों करते? जिनको कल तक आप चोर डकैत भ्रष्ट कह रहे थे, उनको मंत्री पद की शपथ दिलवा कर, मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलवा करके आप उनको बधाई देने का काम कर रहे हैं। जो इन्होंने पप्पू बनाया था वो दिख रहा है। ये तो ऑक्सफोर्ड में लोगों को बता रहा है कि क्या 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 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और क्या जो है टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है। बड़ी बड़ी साइंसदानों के बीच में बातचीत कर रहा है। लोगों को लग रहा है यार जिसको ये आरएसएस वालों, बीजेपी वालों ने मिल करके हज़ारों हजार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पप्पू बताया था, ये पप्पू तो अमेरिका को अपनी मोहब्बत की दुकान में फिदा कर रहा है। लोग विपक्ष को कंफर्टेबल मेजॉरिटी देंगे, हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है। यहां द वायर के ऑफिस में मौजूद हूं। मेरे बाहर भी आप देखें तो धुआंधार बारिश हो रही है। तमाम जगह एक तरह से बिल्कुल फ्लडेड यानी कि बाढ़ जैसे हालात नज़र आ रहे हैं। लेकिन वायर के ऑफिस में इस वक्त हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हरीश रावत साहब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस सब के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अलावा केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के जो पहली पंक्ति के, जो मैं कहूँगी 1 दर्जन जो वरिष्ठ नेता हैं, जो तय करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होगी, उनकी राजनीति क्या होगी, उसमें से एक हैं हरीश रावत साहब। तो कई तरह के सवाल हैं जो मैं आज उनसे पूछना चाहती हूँ। वो यहाँ द वायर के ऑफिस में आए हैं। खासकर एक सवाल जो मुद्दा उठ रहा है, चुनाव से अब 9 महीने से भी कम का वक्त बाकी है कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है। राहुल गांधी को तो हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि वो आम जनता का मन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं जाके खेती करते हैं तो कभी ट्रक पर चढ़ जाते हैं, तो कभी मैकेनिक से मिलते हैं, तो कभी वो झुग्गी बस्ती में नज़र आते हैं। लेकिन जो एक ओवरऑल मैं कहूँगी एक बड़े स्तर पर रणनीति क्या होने जा रही है, इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। आप दर्शकों को बताना चाहती हूँ, जैसे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है, या फिर रावत साहब का जो अपना राज्य है, उनका जो होम स्टेट है उत्तराखंड, उसका जो सांप्रदायिकरण हो रहा है खतरनाक स्तर तक, उसको वो किस तरीके से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि एक बड़ा मुद्दा जो गरमा रहा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और जैसा कि लग रहा था कि भाजपा आपको एक तरह से मैं कहूँगी उस टाइट स्पॉट में तो ले आए हैं कि आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि आप यूसीसी सपोर्ट करते हैं, आप अपोज करते हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए आप जब टाइमिंग देखिए, 9 महीने पहले चुनाव से प्रधानमंत्री जी भोपाल में अपनी पार्टी के वर्कर्स को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देश में भाई 2 कानून नहीं चलेंगे, एक कानून होगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। और ये किस समय करते हैं? जब पटना में देश का विपक्ष बैठ करके कहता है कि हम एक होकर के चुनाव लड़ेंगे और बेंगलुरु में बैठ करके हम 1 to 1 के जो फैसला है, फॉर्मूला है, उसको इवॉल्व करेंगे और उसके लिए रणनीति तैयार करेंगे।
तो सारी चर्चा इस बात पर आ गई थी, सारा फोकस इस बात पर आ गया था कि विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष। भाजपा, सत्ता पक्ष, और 1-to-1 फाइट है। तो मोदी जी ने बहुत इंटेलिजेंटली एक बॉम्ब निकाला, सोशल बॉम्ब, और उसको फेंक दिया। तो ये तो आप मानते हैं कि ये बॉम्ब है? हाँ, बॉम्ब मानते हैं है। आप? बॉम्ब इसलिए है क्योंकि यदि बॉम्ब नहीं होता तो लॉ कमीशन जो पिछला था वो ये नहीं कहता कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है, अभी माहौल नहीं है देश का। और हमारे जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने भी कहा कि देश में जब माकूल वक्त आ जाएगा तो उस समय कॉमन सिविल कोड की बात हो सकती है। वो उन लोगों ने तब सोच लिया था कि माकूल वक्त आने में समय लगेगा, एक आदर्श स्थिति की बात कही थी उन्होंने। लेकिन अब आजादी के 75 साल अब बाद रावत साहब, देखिए मोदी जी अगर वक्त मोदी माकूल नहीं हो जी, रहा है 75 साल, और आरोप तो आपकी सरकार पर लग रहा है कि भाई आप जो है अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण करते रहे, इसलिए आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया। देखिए जब तक आप सोसाइटी के अंदर ये, इसमें बहुत सारे पर्सनल लॉज, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी बातें इन्वॉल्व हैं। उस समय भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो बातचीत हुई तो लोगों ने इन बातों को कहा, और उन सब चीज़ों को देखते हुए जब तक उसी समाज से सुधार की बात नहीं आती है, कोई परिवर्तन की बात नहीं आती है, कोई नया डेवलपमेंट नहीं होता है, तब तक आप थोप नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर ओपिनियन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। आज ये थोपने की बात कर रहे हैं, आप स्थितियाँ इवॉल्व करिए। देखिए बेसिकली जब ये लोग कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं तो उसमें भाजपा का लक्ष्य मुसलमान भाई होते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है। आज मुसलमानों के अंदर, उनके अपनी सोसाइटी के अंदर भी तो चर्निंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। एजुकेशन महिलाओं की हो, इसके लिए बहुत सारी महिलाएं भी लड़ रही हैं, सोसाइटीज़ भी, मुस्लिम सोसाइटीज़ के अंदर से भी ये आवाज़ उठी, और आज महिलाओं की एजुकेशन के मामले में मुसलमान बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। उसी तरीके से पर्दे को लेकर के हुआ, तो पर्दे को लेकर के ईरान से लेकर के इंडिया तक में मुस्लिम औरतें हैं जो उसके खिलाफ उठ करके खड़ी हो रही हैं। उसी प्रकार से ये 3 तलाक वाले मामले में जो है एक चर्निंग चली, और खुद मुस्लिम महिलाएं ही अदालत गई। अदालत जो गई थी ट्रिपल तलाक के खिलाफ, वो खुद मुस्लिम महिलाएं गई। वही इजीली मैं कह रहा हूँ, जब स्थितियाँ इवॉल्व हो रही हैं मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, तो आप ये क्यों दिखाना चाहते हैं यू आर द रिफॉर्मर? और ये दिखाना चाहते हैं कि ये समाज पिछड़ा है। यही हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि इन समाजों के अंदर खुद चर्निंग आएगी। अब आदिवासियों के अंदर बहुत सारी सवालात हैं। आदिवासियों पे मैं आ जाती हूँ एक सेकंड में, लेकिन आपने जो ये कहा कि समाज तैयार नहीं है, लेकिन रावत साहब इसको लेकर एक जो जिरह की जा सकती है, काउंटर आर्ग्यूमेंट है, वो ये कि देखिए समाज तो दहेज के खिलाफ जो कानून था उसके लिए भी तैयार नहीं था, समाज तो देखिए जो घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून बना उसके लिए भी तैयार नहीं था। तो समाज तैयार होगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि महिलाएं सफ़र करें। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है, मगर कुछ चीज़ें जो है ऐसी होती हैं जिन मामलों के अंदर आपको चीज़ें, स्थितियाँ, जब आप ऐसा निर्णय लें उसके अनुकूल बने। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन एक बड़ा भारी रिफॉर्म है, और मुस्लिम महिलाओं में ज्यों-ज्यों एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है तो परिवारों में परिवर्तन आ रहा है। आज बेसिक तौर पर एक बात जो भाजपा के लोग प्रचारित करते हैं कि साहब मुसलमान 4 बीवियाँ रखता है, इनको तो बड़े बच्चे हैं। अब आज लोगों की जानकारी में ये तथ्य है, आ गया है, हमारे सेंसस के आंकड़ों के अनुसार भी, उनके अनुसार भी, जहाँ जहाँ शिक्षा है वहाँ वहाँ जो है जनसंख्या की वृद्धि दर हिंदू और मुसलमान के करीब करीब समान है, बहुत अंतर नहीं है। जिन एरियाज में शिक्षा नहीं है वहाँ थोड़ा सा अंतर है। नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि मैं कहती हूँ, अगर ये पब्लिक परसेप्शन है, अगर मैं कहती हूँ, एक सेकंड को कंप्लीट कर लूँ।
ये 4 शादियों वाला है। कितने कितने मुसलमान भाई हैं जो 4 शादियाँ कर रहे हैं? क्योंकि लोग जो है हार्डली 1% 2% ऐसे लोग होंगे। हाँ, तो खत्म कर दीजिए। मैं कह रही हूँ जब वाकई 1% लोगों को फर्क नहीं, पड़ रहा मैं है, 1.3% के आसपास लोग हैं, 2% से कम है, जो कि इतने ही हैं जितना एक कि हिंदू समुदाय या ट्राइबल्स में या क्रिश्चियंस में होता है, जहाँ तक एक से ज़्यादा शादी की बात है। एक स्थिति आ रही है जिस स्थिति में महिला खुद ही एग्जर्ट कर रही है और पति समझ रहा है इस बात को कि यार ये नहीं होना चाहिए। एक तो आप उसको अपने हाथ में, सरकार के हाथ में क्यों ले रहे हैं? उसको उस सोसाइटी के अंदर से चीज़ों को डेवलप होने दीजिए ना। मतलब पर्सनल लॉज को समाज को अपने आप समझना होगा, परिवारों को अपने आप समझना होगा, सरकार को बेडरूम में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कह रहे हैं। हाँ, मेरा मानना ये है कि आप यदि वहाँ घुस रहे हैं तो उसके लिए कंसेंसस बना लीजिए कि भाई इन मामलों में आइए आप और हम बैठ करके कंसेंसस बना लेते हैं। यही तो पिछले लॉ कमीशन ने भी कहा। आप ट्राइबल्स का जिक्र कर रहे थे, अब यहाँ तो खबर ये आ रही है कि ये जो एक तरह का मॉडल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है उसमें ट्राइबल्स को बाहर रखा जाएगा, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को बाहर रखा जाएगा, इसके अलावा कोशिश ये भी होगी कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो टैक्स का जो एग्जाम्पशन मिलता रहा है उसको भी बाहर रखा जाए। तो फिर यूनिफॉर्मिटी कहाँ रही? और फिर दूसरी बात यह है कि आप को लगा कि हम जैसे ही ट्राइबल को इसमें छेड़ेंगे तो हम आग के साथ खेलेंगे। हाँ। मणिपुर में जो स्थिति पैदा हुई तो आपने एक डर क्यों पैदा कर दिया अनावश्यक जो है। देखिए इनके अपने सहयोगी हैं कुणाल शर्मा, उन्होंने कह दिया नहीं होना चाहिए। इनके सहयोगियों ने अरुणाचल से भी आवाज़ उठा दी। मैं का के समय में आसाम में था जिस समय का इंट्रोड्यूस किया गया, तो मैं हमारे साथ 4-5 गाड़ियाँ और थी, कांग्रेस के झंडे लगे हुए थे। तो एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था, वहाँ से दौड़ करके आया कि आमी का ना मानो, मतलब उसने कांग्रेस के झंडे को देख करके कहा कि मैं भी का विरोधी हूँ, तुम भी का के विरोधी हो। एक कॉमनर मतलब लोगों के ऊपर ये लगा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, असम के लोगों को, कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। मैं नॉर्थ असम की बात कर रहा हूँ। जब आप थोपते हैं तो सोसाइटी में उसका रिएक्शन खराब होता है। तो मान लेते हैं कि कल को अगर ये ले आए बिल, जी भाजपा ले आए, अब तो 2 ही पार्लियामेंट के सेशन बचे हैं, बहुत ज़्यादा तो वक्त भी ज़ाया करने के लिए नहीं है अगले चुनाव से पहले, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए ये लाएंगे नहीं लाएंगे। इन्होंने जो मकसद था वो मकसद था कि एक डिबेट प्रारंभ कर दो ताकि महंगाई से ध्यान हटे। आज महंगाई कहाँ पर है? और डिबेट से फ़ायदा हो रहा है इनको? डिबेट से इनको फ़ायदा हो रहा है? उनको लगता है कि वो माइंड डिबेट करने में सफल हो रहे हैं। आपका क्या सफल हो रहे हैं, उसमें सब लोग रिएक्ट करने लग गए हैं, आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, ये भी उनका एक फ़ायदा है। तो ये उसमें देखिए महंगाई का सवाल जिसमें हर रसोई आज जल रही है, हर महिला का दिल जल रहा है आज, लेकिन जो है वो सवाल नहीं है। बेरोज़गारी बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने। दुनिया की सबसे बड़ी बेरोज़गारी वृद्धि दर हिंदुस्तान के अंदर। महिलाओं में अत्याचार के मामले में हमको अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ क्लब किया जा रहा है। माल न्यूट्रिशन के मामले में हमको नेपाल और दूसरे देशों से पीछे समझा जा रहा है। आपकी बात दुरुस्त है, मैं कह रही हूं कि अशिक्षितता आदि जो सवाल हैं, जो प्राइम इश्यूज हैं देश के सामने। आपकी बात दुरुस्त है, मैं कह रही हूँ कांग्रेस पार्टी में इसको लेके चिंतन हो चुका है कि अगर ऐसी कोई संभावना होती है तो हम क्या स्टैंड लेंगे? देखिए जिन्होंने कहा है वो देखें, ये उनकी पिच, हम उनकी पिच देखेंगे ना, फिर कैसे खेलना है फिर जवाब देंगे। हम उनकी पिच देखेंगे, वो पिच बना भी रहे नहीं बना रहे। मजे हुए एक नेता की तरह आपने 10 मिनट तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आगे बढ़ती हूँ, उत्तराखंड पर बात करती हूँ। मैं समझ गई आपकी बात कि आप कह रहे हैं कि पहले उन्हें खेलने दीजिए, हम देखेंगे कि जवाब कैसे, पहले उनकी बॉल आने दीजिए, फिर देखेंगे आप कि बल्ला कैसे चलाना है। हम अपनी पिच में हम एक यूनिफाइड चैलेंज पेश करना चाहते हैं, हम उस पिच से क्यों ध्यान हटाएं? ठीक है, हम महंगाई दूसरे तीसरे सवालों पर, बेरोजगारी के सवालों पर लड़ रहे हैं, उससे मैं ये भी आपसे पूछूंगी कि 2024 में भाजपा तो अपने मुद्दे ला ही रही है। अब देखिए यूसीसी ले आए हैं, इसके अलावा जनवरी में अब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, भव्य उद्घाटन होगा। उसके बाद तो विपक्ष को मुझे लगता है कि मीडिया में स्पेस जितना कुछ मिल रहा है वो भी एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। उस सवाल पे मैं आऊँगी जल्दी से, लेकिन
उत्तराखंड के बारे में पूछ लेती हूँ। उत्तराखंड ये समझिए आपके इस वक्त न सिर्फ के राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस का हिस्सा बना हुआ है। जिस बदसूरत तरीके से उत्तरकाशी में वहाँ एक ख़ास समुदाय को टारगेट किया और पूरे राज्य को, जिसे कहा जाता था कि पहाड़ी लोग हैं, बड़े ही शांतिप्रिय पीसफुल लोग हैं, आबादी भी बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ मुसलमानों की, लेकिन उनको लेकर जिस तरह का ध्रुवीकरण हुआ, फिर खुद मुख्यमंत्री जिस तरह से लैंड जिहाद का ज़िक्र करते हैं, उन्होंने खुद सरकारी स्तर पर बताया कि 300 से ज़्यादा मज़ार ढाए जा चुके हैं और 1000 के आसपास उनके पास ये तादाद है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो कि शासन प्रशासन देख चुका है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप उत्तराखंड का, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आंकड़े मुख्यमंत्री ने दिए हैं, क्या है मैं नहीं जानता। हम कोई भी जो है इस तरीके के अवैध कब्जों के पक्ष में नहीं है। मगर मैंने एक सवाल उनसे किया, मैंने कहा भाई इसको मुख्यमंत्री वाइज या साल वाइज बता दो कितने कितने अवैध कब्जे कब हुए हैं ज़मीनों के अंदर। और मेरा आज भी दावा है, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे भी कह रहा हूँ, मैक्सिमम इस तरीके के अवैध कब्जे इनके समय में हुए हैं। अब इन्होंने एक अवैध कब्जों की लिस्ट इत्फाक से एक कमिश्नरी में जारी हो गई। अब उस लिस्ट के जारी होने के बाद पता चला कि मज़ारें तो 10-20 हैं ऐसी जो पुरानी हिस्टोरिकल मज़ारें हैं, बाकी तो मंदिर ज़्यादा हैं। अब उसमें एक हमारे वहाँ गर्जिया देवी का मंदिर है, एक पुण्यागिरी देवी का मंदिर है, महाशक्ति का मंदिर है, वो भी उस लिस्ट में सम्मिलित, जो गैर कानूनी है। हाँ, जिनको अवैध कब्जों की जो लिस्ट जारी की। और हज़ारों ऐसे भूमिहीन लोग जिनमें पूर्व सैनिक भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, जिनमें आदमी ने घर बनाते वक्त थोड़ा से गवर्नमेंट लैंड आ गई, क्योंकि जो हमारी पहाड़ों की बनावट है उसमें गवर्नमेंट लैंड को और बेनाम ज़मीन को उसको डिस्टिंग्विश करना प्राइवेट लैंड को बड़ा कठिन काम होता है। जैसा ओवरलैपिंग हो जाती है तो ओवरलैपिंग से जो मकान बने हैं, तो ऐसे हज़ारों लोग, जब जनता सड़क पर निकल आई तो मुख्यमंत्री जी लैंड जिहाद भूल गए, तब लव जिहाद में आ गए, क्योंकि तो उनको तो एक जिहाद चाहिए, शब्द चाहिए जिहाद, और लव जिहाद में आ गए। अब लव जिहाद में जब लोगों ने उनसे सवाल करना शुरू किया, उन्होंने कहा भाई तुम हमको ये बताओ, जो जिनको आप कह रहे हो ये आ गए, जिनकी दुकानें बंद करवा रहे हो, जिनके काम धंधे बंद करवा रहे हो, इन कामों को करेगा कौन? नाई का काम करने वाला हमको मिल नहीं रहा है, हमको मकान बनाने वाला मिल नहीं रहा है, हमको जो है प्लम्बर मिल नहीं रहा है, हमारे पास जो दूसरे काम करने वाले लोग मिल नहीं रहे हैं। यदि ये काम करने वाले हैं नहीं, ये हमारी नेसेसिटी हैं, और ये है कहाँ? एक दो ऐसे बातों से तुमने लव जिहाद का ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा लगा जैसे उत्तराखंड की नारी की एक छवि है, एक देवी कैसी छवि है, एक अपनी संस्कृति, अपने धरती से जुड़ी हुई, परंपराओं से जुड़ी हुई नारी की छवि है। तो आपने उसको लव जिहाद को इतना प्रचारित किया कि देश और दुनिया में लगा कि भाई उत्तराखंड में तो पता नहीं लव जिहाद के कितने किस्से आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ना तो लैंड जिहाद हो रहा है उत्तराखंड में, ना ही लव जिहाद हो रहा है, ये सब षड्यंत्र है। ये जमीन के अतिक्रमण हैं, और ऐसे अतिक्रमण, कुछ अतिक्रमण ऐसे हैं जो ऐतिहासिक रूप से हैं, जो धर्मस्थलों के रूप में भी हैं, आजीविका के स्थल में भी रूप में, हमारे गोट खत्ते आदि आदि, जब जंगल का स्वरूप फॉरेस्ट को डिपार्टमेंट का रूप दिया गया, उससे पहले से जो अधिकार हैं उनके रूप में हैं। कुछ चीज़ें नई, जब डेवलपमेंट हुआ तो कुछ नए लोग आए राज्य बनने के बाद, वो नदियों के खाल और नदियों में उनमें बसे हुए हैं, उनको हमारी गवर्नमेंट ने मालिकाना हक देने का निर्णय किया, हमने इन ज़मीनों को रेगुलराइज करने का भी निर्णय लिया। तो इन सब चीज़ों को यदि डिस्टिंग्विश करके देखिए तो बहुत ऐसे जो मामले हैं जिनमें इंक्रोचमेंट हो रहा है, बड़े बड़े लैंड सार्क इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उस मामले में वी आर विद द गवर्नमेंट। हम कह रहे हैं लैंड सार्क्स को आप करिए, बल्कि हमने तो एक सख्त भू कानून बनाने की बात कही इनसे। हमने कहा ऐसा लैंड लॉ लाइए जिसके अंदर जो हमारे जगह जगह गांव में ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, लोग पहाड़ की पूरी जो सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल, इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप आपकी बात में समझ गई। मैं आपसे कह रही हूँ कि क्या आप ये कह रहे हैं यहाँ पर बैठ के द वायर के ऑफिस में कि भाजपा उत्तराखंड में एक समुदाय के खिलाफ लव जिहाद और साथ साथ
लैंड जिहाद का षड्यंत्र रच रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं जिस है? तरीके से यूसीसी का मामला जो है एक उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया, क्योंकि अपोजिशन का यूनाइटेड फ्रंट बन रहा है, यूनाइटेड फेस दिखाई दे रहा है, उससे जो है चर्चा को हटाने के लिए किया गया। और मुझे आज भी विश्वास है कि ये लाएंगे वाएंगे कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे ही सब ऐसे ही चीज़ों उत्तराखंड में भी ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर इम्तिहानों में बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। नहीं, तो ये षड्यंत्र है जो अब ये जो जिहाद का बार बार नाम वही लिया जा रहा है कि ताकि जो है बच्चियों का जो सवाल है कि भाई हमारी पद खाली हैं, हम इम्तिहान देने जाते हैं, तुम परीक्षाएं रद्द कर देते हो, कभी तुम्हारा पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। इससे ध्यान पब्लिक हटाने के सर्विस लिए कमीशन से लेकर के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्विस कमीशन तक ये सब गड़बड़ियाँ हो रही हैं, हर नियुक्तियों में गड़बड़ियाँ हो रही है। एक बड़ा मसला था, उसी तरीके से महंगाई का मसला भी था। सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, डेवलपमेंट कहीं है नहीं। मसूरी नैनीताल जैसी सड़कें जो है आज बहुत ही बदसूरत हो गई हैं, वहाँ गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सवाल उठ रहे थे। आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए, नलों में पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, ये सारे सवाल उठ रहे थे। तो जो है लैंड जिहाद लाए। जब लैंड जिहाद में लगा यार ये तो ठोकर लग रही है, क्योंकि लैंड जिहाद भाई जब आप कहेंगे अतिक्रमण कहेंगे तो फिर उसमें दो चश्मे तो करेंगे नहीं कि मुसलमान अतिक्रमण और दूसरा अतिक्रमण को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। जब इनको लगा ये तो बड़ा भारी ऐसा हमारे बवाला हो गया है, तो फिर ये लिया है लव जिहाद। अब लव जिहाद में जब महिलाओं ने पूछना शुरू किया, उत्तराखंड ने पूछना शुरू किया, भाई तुम हमको सबको एक ब्रुश से क्यों कर रहे हो? यदि लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून है तो उस कानून का इस्तेमाल करो। कोई जो है प्रलोभन दे करके गलत तरीके से हमारी बच्चियों को कर रहा है या अपहरण कर रहा है, कुछ बात है ऐसी, तो आप कानून तो तुम सरकार सरकार कह रहे हैं कि हिंदू महिलाओं को ये बात पसंद नहीं आ रही है, ये जो लव जिहाद की बार बार बात की जा रही है, उत्तराखंड में उनको ये पसंद नहीं है। उत्तराखंड को भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि हमारी इमेज, हमारी जो छवि है, हमारी महिलाओं की जो देवी की छवि है, सात्विकता की छवि है, आपने लव जिहाद ऐसा लग दिया जैसे उत्तराखंड में और कोई काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, अब इसके अलावा मुझे ये बताइए, उत्तराखंड जिस राज्य से आप आते हैं, वहाँ पैदा हुए, आपकी परवरिश हुई, आप वहाँ मुख्यमंत्री बने, ऐसा क्यों हो रहा है कि सांप्रदायिकता का पूरा एक एपिसेंटर, एक हेडक्वार्टर बन गया है उत्तराखंड? मतलब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से धर्म संसदें वहाँ पे हो रही हैं, लैंड जिहाद की पूरी बात हो रही है, मुख्यमंत्री एक हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर उभर कर आ रहे हैं, गरीब मुसलमानों को मार कर भगाया जा रहा है, ये इसको क्यों एक हेडक्वार्टर, एक एपिसेंटर बनाया जा रहा है? उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये लगता है बीजेपी को, क्योंकि 2022 में इट वॉज अ वेरी क्लोज फाइट। यदि आप हमारे वोट नहीं ले जाती 4%, 5%, तो हमारी गवर्नमेंट बनती, या हम ही कुछ गलतियां नहीं करते, कुछ गलत निर्णय नहीं हो जाते हमसे, तो हमारी गवर्नमेंट बनती, क्योंकि लोग गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। जबकि यूपी के हम हिस्सा रहे हैं, यूपी में जो कुछ होता है, जो प्रयागराज में होता है, वो हरिद्वार में भी हो जाता है, जो बनारस में होता है वो हमारे केदारनाथ और बद्रीनाथ को भी प्रभावित करता है। लेकिन उससे अलग मिजाज से उत्तराखंड सोचने लग गया है, तो इससे भाजपा लीडरशिप चिंतित थी। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने जो है उत्तराखंड के मिजाज को कम्युनलाइज करने के लिए ये दो टोटके निकाले। क्या कामयाब हो रहे हैं लोग? वो कामयाब हो रहे हैं? नहीं कामयाब होंगे, हम है ना, हम कामयाब नहीं होने देंगे। उत्तराखंड एक संजीदा हुआ है, वो ये समझते हैं, भाजपा लीडरशिप ये समझती है कि यहाँ तो ये तो जिसको ये कहें कि 90%, 92% यहाँ हिंदू आबादी है, और उसमें भी 80% जो है अपर कास्ट है, ब्राह्मण है, ठाकुर हैं, बनिया है, अपर कास्ट है। तो उनको लगता है कि ये क्यों हो रहा है। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, जागेश्वर, इनकी धरती में जो है हमारे साथ क्यों नहीं पागलपन पैदा हो रहा है लोगों में। तो इसलिए वहाँ ये बड़ी कोशिश की गई और हम उस कोशिश का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन वी लॉस्ट इन इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन में हारने के बाद भी हमने ये सोचा है कि बैटल में हारे हैं, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ युद्ध है, हम युद्ध को फिर लड़ रहे हैं और जनता हमारा साथ दे रही है। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी युद्ध लड़ रही है उत्तराखंड में,
लेकिन जो आम जनता उनके साथ आ रही है, आम कारोबारी उनके साथ आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनका मिजाज, उनका डीएनए नहीं बदलने देंगे आप। क्या आप कोशिश कर रहे हैं? आप ये देखिए कि अब वही कारोबारी जो सवाल अभी मैंने कहा कि वही कारोबारी कह रहा है भाई इनके बिना तो हमारा काम नहीं चल रहा है, इसलिए वापस भी आ रहे हैं वो लोग। नहीं तो तुम हमको दो ना, हमको नाई का काम करने वाला दो ना, हमको प्लम्बरिंग का काम करने वाला दो ना, हमको मकान बनाने वाला दो ना। बद्रीनाथ के मंदिर बना का जो वहाँ जो है कुछ डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि बद्रीनाथ में भी हमने कुछ कर दिया, क्योंकि केदारनाथ में सारा रिकन्स्ट्रक्शन का काम हमारे समय में होता, कांग्रेस के समय में। तो ये दिखाने के लिए कि हम भी पीछे नहीं हैं, कुछ वहाँ कर रहे हैं। तो वहाँ काम करने वाले पता चला 90% मुसलमान हैं। तो लोगों को ये लगा, लोग कह रहे हैं भाई जब ये यही है या तो हमको दो ना, काम तो होने ही है, डेवलपमेंट तो होना ही है, हमको घर की ज़रूरतें हैं, हमको अपने पर्सनल ज़रूरतें हैं, हमको सब्जी की ठेली लगाने वाला भी चाहिए, ये करने वाला चाहिए, या तो ये दो। तो लोगों ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोगों ने ये सवाल अब लोग ही उठा रहे हैं। आप इनिशियली जब एक शॉक ट्रीटमेंट देते हैं तो आदमी वो रहता है, उस समय लोग थोड़े दो चार दिन लगा कि बह रहा है उस दिशा में, लेकिन लोगों ने फिर ये सवाल करना शुरू कर दिया। उन्हें कहा यार तुमने तो हमारी ऐसी इमेज बना दी है जैसे हमारी हमने अपना रास्ता जो है जो था हमारी, वो आपने तो हमको इतना सस्ता एरिया बना दिया जहाँ कोई भी आएगा और हमको लेकर के चल देगा। तो ये सवाल जो उठे हैं तो लोगों को लगा कि इससे हमारी संस्कृति पर, हमारी छवि पर चोट पहुंच रही है। मैं अगले तो सवाल पे आती हूँ। अब आजकल जिहाद कम हो रहा है। हाँ, अब जिहाद कम दोहरा रहे हैं। अब यूसीसी दोहरा रहे हैं। हमने एक बात उनसे कह दिया, हमने कहा भाई तुमने ऐसा कानून बनाया, तुम्हारे तो बड़े भाई दिल्ली वाले भी कानून बनाने का बात कर रहे हैं। और भारत का संविधान कहता है कि जब यदि केंद्र कानून बनाएगा कंकरेंट लिस्ट में, तो जो राज्य का कानून होगा वो बेकार हो जाएगा। तुम तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गए। नहीं, तो ये तो उल्टा कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई उत्तराखंड बना रहा है ड्राफ्ट, जिसको केंद्र उसी मॉडल पे आगे चलेगा। लॉ कमीशन क्या कर रहा है तुम्हारा? तुमने जो और एक्सपर्ट बनाए हैं वो क्यों बना रहे हैं? या तो कह दो ये लॉ कमीशन से ये तो नालायक है, उत्तराखंड का ही लायक है, उसको ले आओ ना, हमें तो खुशी होगी। तो कम से कम हम सैद्धांतिक रूप से जो भी निर्णय करेंगे, हमारी पार्टी निर्णय करेगी, जहाँ जहाँ जिन बिंदुओं पर हमको जो कुछ करना होगा हम अपना दृष्टिकोण देंगे। लेकिन यदि तुम ऐसा समझ रहे हो तो उत्तराखंड के पैसे से जो एक्सरसाइज करवा रखी है उसी को अंत मान लो ना, फिर ये लॉ कमीशन को काहे ला रहे हो? रावत साहब, मैं आगे बढ़ती हूँ और बात करती हूँ अब 2024 के चुनाव के मद्देनजर। आपने कहा कि भाई यूसीसी का बॉम्ब फोड़ दिया, एक और जो बॉम्ब आपका इंतजार कर रहा है, बड़ा बॉम्ब, या मैं अगर कहूँ हिंदी ज़बान में तो जो ब्रह्मास्त्र इंतज़ार कर रहा है वो है अब 2024 के बिल्कुल शुरुआत में, नए साल की शुरुआत होगी कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा। ऐसे में आपके पास मिला जुला के मैं कहूँगी जुलाई का महीना चल रहा है, 5 महीने बाकी हैं। क्या करेगी कांग्रेस पार्टी 5 महीने में? आपकी रणनीति क्या है? विपक्ष को साथ कैसे लेकर आएंगे? इधर आप बनाते हैं बिहार में सरकार तो उधर महाराष्ट्र में गिरा दी जाती है, आप दूसरी तरफ बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट में गिरा दी जाती है, कर्नाटका में देखिए क्या हाल हुआ है। वो अलग बात है कि बाद में आप इलेक्शन जीत गए। यदि इनको राम जी में इतना भरोसा होता या इनको यूसीसी के बॉम्ब में इतना भरोसा होता तो महाराष्ट्र में ऐसा पाप क्यों करते? जिनको कल तक आप चोर, डकैत, भ्रष्ट कह रहे थे, उनको मंत्री पद की शपथ दिलवा कर, उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलवा करके आप उनको बधाई देने का काम कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान नहीं समझ रहा है या दुनिया नहीं समझ रही है नाटकों को? या तुम ये सरकारें गिराने का नाटक क्यों करते? इसलिए कर रहे हो, या प्रोमिनेंट फिगर्स को जो है सीबीआई, ईडी आदि में इन्वॉल्व करके जो है तेजस्वी से लेकर के सब ये नाटक क्यों कर रहे हो? ये सब इसलिए कर रहे हैं, इनको मालूम है कि हमारे बॉम्ब जो है अब ज़्यादा असर करने वाले नहीं हैं। 9-10 साल में ऐसा बहुत देख लिया लोगों ने। तो अब जनता के जो असली सवाल है वो सामने आएंगे। दूसरा जो राम जी है, राम जी हमारा श्रद्धा है, उन पर सबकी श्रद्धा है। और मैं तो बल्कि रघुवंशी हूँ, तो हमारे तो लीनेज हम वहाँ से जोड़ करके चलते हैं। लेकिन राम जो है, कब तक जो ये स्वार्थी लोग हैं जो राम के नाम पर आखिर उनको क्यों कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम? उन्हें जो मर्यादाएं समाज की स्थापित करने का काम किया, ये समाज की सारी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं राम के नाम पर।
तो राम पिछली बार हो सकता है इनको कुछ फ़ायदा मिल गया हो, लेकिन अब आप देखिएगा अब राम इनको दंडित करेंगे। राम कहेंगे भाई बहुत हो गया, तुम मेरे नाम से ये क्या कुछ कर रहे हो। तो राम और नाम की जो हाईजैकिंग इन्होंने कर ली है, आप ही कह रहे हैं कि जितने राम भाजपा के हैं उतने कांग्रेस पार्टी के भी हैं। और फिर सबसे बड़ी बात क्या हुई, जब यदि विरोध होता तो शायद इनको कंट्रास्ट क्रिएट करने में मदद मिलती। जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिस तरीके से देश ने, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ ने और पर्टिकुलरली मुस्लिम भाइयों ने जिस तरीके से चीज़ों को स्वीकार किया, इसने अब जो इनके लिए कम्युनल एलिमेंट इग्नाइट करने का, जो उसमें आग पैदा करने की जो संभावना थी, वो संभावना बुझ गई है हमेशा के लिए। ऐसा आपका अब मानना है? हाँ, अब हर राम भक्त ये समझता है कि नहीं, अनंतोगत्वा जो है, मुस्लिम भाइयों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि राम जो है, यदि हिंदुस्तान की धरती में राम का मंदिर बने तो देश का गौरव है करके। तो अब उस गौरव को, वो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर अमर्यादित काम करने वाली भाजपा को अब देश दंडित करेगा। चलिए, आप कह रहे हैं देश दंडित करेगा, जनता और राम भी दंडित करेंगे, ये आपका मानना है। लेकिन एक तरफ हमने देखा एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई ऑपोजिशन की पटना में। उसी हफ्ते में हमने देखा कि जो एक ऑपोजिशन यूनिटी बन रही थी वहाँ बिहार में, उससे बड़ा जो है एक हमला हो गया महाराष्ट्र में। कि यानी सोचिए कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, मैं कहूँगी पॉलिटिकल ऑपोजिशन को तहस नहस कर दिया भाजपा ने। तो ऐसे में जिसको आप मजबूती समझ रहे थे वो तो एक कमज़ोरी बन के आ गया। आपको लग रहा था कांग्रेस पार्टी के तौर पर कि भी हम कर्नाटका जीत गए, हिमाचल हम जीत गए हैं, लेकिन देखिए महाराष्ट्र में तबाह कर दिया। अभी आपने ये चर्चा को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा ना कि दिल्ली में बारिश से सब बिल्कुल बाढ़ आ रही है। आप देखिएगा, चुनाव आने दीजिएगा, समर्थन की शरद पवार के पीछे बाढ़ आएगी, शरद पवार बाढ़ आएगी। उसमें भाजपा और ये सिंधे विंधे तो अजीत तो सब कहाँ रहेंगे, ये सब तैरते नजर आएंगे, तो जो है बहते नजर आएंगे। कोई फिक्र नहीं है आप कांग्रेस पार्टी को फिक्र नहीं है इसको लेकर। छगन भुजबल के क्षेत्र में जब शरद पवार जी पहुंचे, किस तरीके से लोग जुड़े हैं उस पुराने महारथी के पीछे जो है। तो चिंता नहीं है। महाराष्ट्र ये महसूस कर रहा है, और हम इस बात पर पक्का विश्वास है कि महाराष्ट्र ये समझ रहा है कि इन्होंने हमारे एक योद्धा को, जो अब जीवन के ऐसे मौके पे था जहाँ से आगे कभी भी ऊपर वाले का बुलावा आ जाएगा, तो उस समय इन्होंने अपमानित करने की कोशिश की है। तो पूरा महाराष्ट्र शरद पवार के अपमान का बदला लेगा। आप मुझसे हर्षा जी लिख करके ले लीजिए। चलिए देखते हैं, बड़ी बात है ये जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटें हुई। 48 में, बल्कि नितिन गडकरी जी का मैं शुभचिंतक हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं, उनको सलाह दे दीजिएगा कभी बात हो तो वो कहीं दूसरी जगह कौन-सी छांटे। अब जीतना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं रणनीति की बात कर लेती हूँ। राहुल गांधी को हम देख रहे हैं कि वो मीडिया को बाईपास करके, कोई भी जिनको कहा जाता है दरबारी जो मीडिया है, सबको इंटरव्यू नहीं देते। काफ़ी हद तक उन्होंने अपना एक खुद का मीडिया खड़ा किया अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए। वो चुपचाप जाते हैं किसी बस्ती में, चुपचाप जाते हैं मैकेनिक्स के पास, चुपचाप चले जाते हैं किसी खेत में। अगले दिन तस्वीरें जारी होती हैं, पता चलता है कि राहुल गांधी ये कर रहे हैं। ऐसे में क्या यही रणनीति रहने जा रही है 2024 तक, कि आपको लगता है कि जनता खुद सुनेगी? क्योंकि अब जो भारत जोड़ो यात्रा है, कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पूरी यात्रा दिन भर चलती रहेगी, अलग अलग जगहों पर जारी। अब रणनीति क्या है आने वाले? भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश को राहुल गांधी जी के साथ जोड़ दिया, और ये मोहब्बत की दुकान एक ऐसा काउंटर वेपन क्रिएट हो गया है जिसके सामने आकर के भाजपा का हर वेपन फेल हो जा रहा है। मतलब वेपन ऑफ मास इंटीग्रेशन ना, मैं ये नहीं कहूँगा। ये डिफ्यूज करने का अच्छा। सबसे बड़ा यंत्र बन गया है जो मोहब्बत की दुकान है। और राहुल गांधी जी ने एक मंत्र देख लिया। अब उन्होंने कहा अब मीडिया के पास जाएं, बड़े बड़े हाउसेज हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो तो जब देखेंगे मौसम बदल रहा है तो सबसे पहले वही खड़े दिखाई देंगे हमारी तारीफ करने में, या राहुल गांधी की तारीफ करने में, राहुल जी की तारीफ करेंगे वो तारीफ। और
हाँ, जब तक नहीं जीतते है, हुए नजर जब तक आएंगे। नहीं है तब तक जो है हम अरशा खानम जी जैसे या दी वायर जैसे या दूसरे ऐसे उनसे काम चला लेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और के फिर भूल जाएंगे हमें आप। महारथियों से जो है नहीं भूलेंगे नहीं। अच्छा। लेकिन 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 उन्होंने एक अस्त्र ईजाद कर लिया है कि भाई बी विद द पीपुल, कॉमनर के साथ, दूसरे के साथ वो अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनके साथ चले जाते हैं। अब इतने साल में भी मैंने तो खुद रोपा लगाया है धान का, मडुए का भी, और हुड़किया बॉल होता हमारे यहाँ, हुड़का बजाते हैं, उसके साथ रोपाई करते हैं, वो भी किया है। लेकिन राहुल गांधी जी को ये रोपाई कैम्ब्रिज के विद्यार्थी को कहाँ से समझ में आई, और वो जिस अदा के साथ रोपाई करने के लिए लगे थे उनके साथ, और जिस तरीके से पौध पकड़ रखी थी, मैं उसको सलाम करता हूँ। देखिए उन्होंने अपने को आइडेंटिफाई कर लिया उनके साथ, उन्हीं के साथ खा रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ एक बच्चे की बात मैं सुन रही थी। सो कॉल्ड गोदी मीडिया की भी मजबूरी है, जब आप जैसे लोग दिखाएंगे तो नहीं तो फिर सब आपके पीछे लाइन लगा देंगे, तो इसलिए उनको भी दिखाना पड़ रहा है कि भाई राहुल गांधी जी ने क्या किया करके। और एक बच्चे की बात मैं वहाँ सुन रही थी, तो उसके बच्चे ने बाकी बातों के अलावा उसने ये कहा कि हाँ हमने रोटी खाई साथ में। उसने कहा मैंने और राहुल गांधी ने मिल बांट के रोटी खाई। है? वो बच्चा कह रहा है छोटा कि राहुल गांधी के साथ उसने मिल बांट के रोटी खाई। हाँ, तो ये मुझे बड़ी अदा पसंद आई कि मिल बांट के रोटी खाई राहुल ये देखिए ना, शब्द देखिए ना, मोहब्बत की दुकान, मिल बांट करके रोटी खाई, तो यही तो हिंदुस्तान नहीं है। रावत जी, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, और जाहिर है जो मोहब्बत की बात कह रहा है, कर रहा है, उसका कौन विरोध करेगा। लेकिन इस सब के बावजूद जब हार्ड पॉलिटिक्स की बात आती है, पॉलिटिक्स के इस गेम में, हो सकता है इंसानियत के इस पूरे खेल में राहुल गांधी आगे निकल रहे हैं, मोहब्बत के इस खेल में आगे निकल रहे हैं, देश को एक कर रहे हैं, लेकिन क्या आम जनता उन्हें नरेंद्र मोदी के अल्टरनेटिव के तौर पर देख रही है? यहाँ बात हो रही है हार्ड पॉलिटिक्स की, हार्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स की। अटल जी के अल्टरनेटिव के रूप में किसी ने कल्पना की थी? मोदी जी का व्यक्तित्व अटल जी से ज़्यादा शाइनिंग नहीं था, ज़्यादा स्वीकार्य नहीं है, आज भी नहीं है, इवन भाजपा में भी नहीं है। भाजपा के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन है जो उनको पचा नहीं पाता है। लेकिन अटल जी सर्वमान्य थे और हिंदुस्तान भी उनके पीछे फिजा था। लेकिन समय आ गया था परिवर्तन का, और 10 साल हो गए हैं, मोदी जी भी देख लिए हैं, परिवर्तन का समय आ गया है। हाँ, आ गया है। राहुल गांधी उस परिवर्तन की हवा को देख रहे हैं, और लोग ये देख रहे हैं, जो इन्होंने पप्पू बनाया था वो लिख रहा है, ये तो ऑक्सफोर्ड में लोगों को बता रहा है कि क्या 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 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और क्या जो है टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है। बड़ी बड़ी साइंसदानों के बीच में बातचीत कर रहा है, और वहाँ से अमेरिका के पढ़े लिखे क्लास और हाई क्लास को जो है एड्रेस करने का काम कर रहा है। तो लोगों को लग रहा है यार, जिसको ये आरएसएस वालों, बीजेपी वालों ने मिल करके हज़ारों हज़ार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पप्पू बताया था, ये पप्पू तो अमेरिका को अपनी मोहब्बत की दुकान में फिदा कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के भव्य स्वागत का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। राहुल गांधी का वो स्वागत नहीं हुआ जो भव्य स्वागत, वहाँ लाल कालीन बिछाया गया। आप देखिए खाने का इंतजाम, अगर आप देखें क्या मेन्यू में क्या क्या चीजें। देखिए, यदि आप मुझसे स्टूडियो में अपना मेरा इंटरव्यू लेती तो वहाँ जो है बड़ा गेटअप होता, चमकीला होता। अच्छा। क्योंकि वो स्टेज बना हुआ था, और यहाँ पर आप ले रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार के एक सदस्य से मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी जी का जो स्टेज है वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, और मोदी जी का जो स्टेज है वो स्टेज मैनेज्ड है, वो पूरी शक्ति से, सत्ता से, अमतु से है। तो वो तो जो है एक मैनेज्ड शो है, जो उनके साथ मोदी है वो मैनेज्ड है। चलिए, अब और यहाँ 2-4 लोग राहुल कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से कह देते हैं, क्योंकि एक कॉमनर है, वो मिल बांट के रोटी खा लेते हैं। आखिरी बात अब आपसे मैं पूछ रही हूँ कि 2024 का मुझे बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों आप बताइए कि सबसे बेहतर की क्या उम्मीद कर रही है कांग्रेस पार्टी विपक्ष की एकजुट ताकत के तौर पर, और अगर बहुत खराब होता है तो क्या हो सकता है? क्या आप नरेंद्र मोदी भाजपा को 200 सीटों पे रोक सकते हैं? देखिए, दी बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए आवश्यक है।
आज़ादी के मूल्यों के लिए आवश्यक है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर के संविधान के लिए आवश्यक है। व्यस्त हो, परिवर्तन आए। कितनी सीटें? और यदि कितनी आपने सीटों पर वस्त रोकेंगे? कहा, आप नरेंद्र मोदी को मैं कितनी कह रहा सीटों पर हूँ वस्त रोकेंगे? हाँ, क्या है, हमारे पास राहुल रूपी मोहब्बत का दुकानदार मिल गया है, मिल बांट करके रोटी खाने वाला मिल गया है, हाँ? भारत जोड़ो का एक ऐसा अटूट यात्री मिल गया है जो बिखरते हुए समाज को संभालने का काम भी कर सकता है और कांग्रेस को एकजुट रखने का काम भी कर सकता है। तो हम कहीं से भी लॉस में नहीं। लेकिन सीटों की कोई गिनती 200-250 कितनी, नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें ज्यादा देंगे आप? किसको? नरेंद्र मोदी को, भाजपा को ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटें दे जब देंगे? ऐसे तिलिस्म पर जो चीज़ें खड़ी की जाती हैं, तो तिलिस्म का जब इमारत ढहती है तो बड़ी तेज़ी से ढहती है। इसलिए मैं नंबर्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि लोग विपक्ष को कंफर्टेबल मेजॉरिटी देंगे, हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे। और वैसे भी मुझे किसी ने बताया कि आरएसएस में इस बात को लेकर के बड़ी बेचैनी है कि 325 सीटों पर जो है यदि संयुक्त विपक्ष चलता है तो वो अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है, कम जीतने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। और ये कहा है, मैं इस पर, लेकिन आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी? लेकिन हम विल गेट द कम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश रावत साहब इस बातचीत के लिए। आप ये कह रहे हैं कि जो ताश के पत्तों पे जो महल खड़ा होता है वो एकदम ढह जाता है। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, अब बहुत ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे बातचीत की, समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका। मैं भी राहुल जी की मोहब्बत की दुकान में, एक आम की दुकान में जा रहा हूँ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।